आज की कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात उन्हें एक ऐसी जगह पर लाकर रख देते हैं जहां सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था। और वो महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहते हैं। उसके बाद वो आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या कांड करते हैं, ये हम आज की इस पूरी कहानी में देखेंगे। और आज की कहानी शुरू होती है। हमें माँ नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। अपने स्कूल में वो एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो माँ की तुलना में बहुत ही आलसी लड़का है। वो सुबह लेट उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद तुरंत आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम माँ और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिन्हें उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद माँ स्कूल में पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड लेजी से मिलती है और जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर कुछ कहता है और ये देखकर लेजी माँ को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिस्टियनसेन जो उनके टीचर हैं बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिडाड आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी। वो आगे बता ही रहे होते हैं कि तभी क्लास में लेट पहुंचता है डीन और पीछे से आकर माँ से टकरा जाता है और उसे सॉरी शहजादी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिस्टियनसेन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे होते हैं तभी लेजी माँ से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वो डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के समय लेजी अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ वो बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास एक हफ्ता होगा अपना जादू चलाने के लिए, स्टीफन के साथ एक्शन कराने के लिए। पर माँ कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे होते हैं तभी माँ की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा होता है। थोड़ी देर में मिस कॉलियर जो एक टीचर हैं डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती है और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। इसके बाद लेजी अपने दोस्तों से कहती है कि माँ को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का एम माँ को पसंद करता है। अगले दिन सुबह माँ ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपनी माँ बारबरा और पिता को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की है उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिस्टियनसेन सभी को बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन माँ से पूछता है कि कैसी हो, ये माँ, जिससे लेजी एमा को फिर से चिढ़ाती है पर माँ उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय के अंदर वो ट्रिनिडाड आइलैंड पहुंच जाते हैं। बस से उतरते समय मिस कॉलियर सबसे कहती हैं कि सब कुछ देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं लेकिन डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू होंगे। कुछ देर बाद माँ और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं जहां माँ स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बालकनी से ये सब देख रहा होता है। उसी शाम माँ की फ्रेंड लेजी और एम्मा आकर बताती हैं कि स्टीफन ने उन्हें एक पार्टी पर बुलाया है जो यहाँ की एक लोकल बोट पर हो रही है। ये सुनकर माँ मना कर देती है लेकिन उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। इसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद माँ हेलन को पार्टी में ढूंढने लगती है लेकिन तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। ये देखकर माँ वहां से जाने लगती है और वहीं साइड से ये सब डीन भी देख रहा होता है। तभी वो माँ से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजाक कर रहा है। इस पर माँ कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अचानक वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहती है। तभी अचानक माँ का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। उसे गिरते हुए डीन देख लेता है तो वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। उस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी होती है तो डीन उस रस्सी को काट देता है। माँ के पूछने पर वो कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़े ही समय में वो बोट उनसे काफी दूर चला जाता है। तभी वहां तूफान शुरू होने वाला होता है। डीन देखता है कि बोट में तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी लहर आती है और दोनों कसकर बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और लहरों की वजह से बोट के साथ वो अरेबियन सागर में पहुंच जाते हैं। उनका फोन भीग चुका होता है। डीन माँ से उसका फोन देने को कहता है लेकिन माँ के फोन में भी नेटवर्क नहीं आता। माँ कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी माँ को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आता है। इसके बाद डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर माँ फिर से फोन में नेटवर्क चेक करती है
लेकिन वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। फिर डीन को उस बोट पर एक फ्लेयर गन मिलती है तो वो उसे ले लेता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि आगे जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिस्टियनसेन ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। तभी लेजी मिस कॉलेयर से कहती है कि माँ होटल वापस नहीं आई है और उसे लगा कि शायद माँ कल रात किसी और के साथ, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। वो बताती है कि उसने माँ को आखिरी बार पार्टी बोर्ड पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिस्टियनसेन सबकी अटेंडेंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीन भी मौजूद नहीं है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि डीन और माँ दोनों ग्रुप से मिसिंग है। इसके बाद पुलिस आकर माँ के दोस्तों से पूछताछ करती है। माँ के दोस्त पुलिस से पूछते हैं कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। पुलिस कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वो खुद ही वापस आ जाइए, लेकिन अगर वो समुद्र में कहीं फंस गए हों तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बात जब डीन के पिता को पता लगती है कि उनका बेटा खो गया है तो ये सुनकर वो तुरंत स्कूल जाते हैं और वहाँ माँ की माँ बारबरा से मिलते हैं। उसी समय मिस कॉलेयर भी वहाँ आ जाती है। यहाँ सब परेशान होकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं माँ और डीन आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन को ये बहुत अच्छा लगता है तो वो माँ से उसकी एक तस्वीर लेने को कहता है, लेकिन माँ उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे। मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों बाद वो दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें ना कोई रास्ता मिलता है और ना ही कोई मदद। ये देखकर वो वापस बोट की तरफ जाने का सोचते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे पर उनकी बोट नहीं है। समुद्र की लहरें बोट को कहीं ले गई थी और अब वहां उन्हें सिर्फ एक लाइफ जैकेट मिलता है। आगे हम देखते हैं कि वो पूरा दिन चलते चलते थक चुके होते हैं और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि माँ को ठंड लग रही है तो वो माँ को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढकर निकाल लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डीन जाकर देखता है कि माँ वहां नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए जाकर देखता है कि माँ समुद्र के किनारे पर SOS लिख रही है। वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि जान बचाने की कोशिश कर रही हूं और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और माँ उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिस्टियनसेन डीन और माँ के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वो दोनों थे। तब जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं, लेकिन मिस्टर क्रिस्टियनसेन कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। वहीं हम देखते हैं कि माँ पीने के लिए पानी लेने जाती है। तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है, तो वो घबराकर वहां से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और थोड़ी देर बाद माँ समुद्र के किनारे बड़े अक्षरों में SOS लिखती है ताकि अगर रेस्क्यू टीम यहां से गुजरे तो वो उन्हें देख सके। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पर खाने लायक मिलता है वो ढूंढ कर खाने लगते हैं। डीन को केले का एक पेड़ मिलता है तो वो केले तोड़कर दोनों पेट भरकर खाते हैं। अब इस आइलैंड में बहुत गर्मी होती है और माँ फुल पैंट नहीं पहन सकती और ना ही वो शॉर्ट पहनकर रह सकती है, इसलिए वो अपनी फुल पैंट को काटकर शॉर्ट बना लेती है। इसके बाद माँ देखती है कि डीन उस झोपड़ी में आकर सो रहा है तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन उसकी तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, लेकिन माँ को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब माँ वाटरफॉल में नहा रही होती है तब डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है, तो माँ डीन से कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। इस पर डीन कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुनकर माँ कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था। उधर होटल में बारबरा माँ को लेकर बहुत परेशान होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि माँ और डीन के गायब होने का केस अब ऑफिशियल हो गया है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, इसलिए अब उनकी लाश ढूंढी जा रही है। बारबरा घर जाने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि माँ की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली है, लेकिन बारबरा अभी भी घबराई हुई होती है।
तो जैक उसे समझाता है कि मां मिल जाएगी और ये कहकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर मां और डीन को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं आइलैंड पर थोड़ी देर बाद रात होने वाली होती है और मां डीन को बताती है कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहां एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। इसे देखकर मां बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और इसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद ऐसी ही हो जाएगी। इस पर डीन उसे कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया होगा, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। वो माँ को विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन जरूर घर वापस जाएंगे। ये कहने के बाद वो माँ को किस करने लगता है। माँ पहली बार किसी को किस कर रही होती है और उसे अच्छा भी लगता है। अब रात भी हो चुकी होती है। फिर एक जोरदार तूफान आता है और इस तूफान को माँ पहली बार एंजॉय करती है और बहुत खुश होती है। सुबह होने पर माँ जागकर देखती है कि डीन वहां नहीं है। वो डीन को पुकारने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। माँ बहुत घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। माँ को समझ नहीं आता कि डीन ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक माँ गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसकी चोट को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीन माँ को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। माँ उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। थोड़ी देर बाद वहां बारिश होने लगती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है। माँ उसे देखकर खुश होती है। इसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं और डीन माँ के बालों में एक फूल लगा देता है। अब एमओडी इनसे कहती है कि मुझे फिर से तूफान के मजे लेने हैं। फिर डीन एक बार फिर से तूफान लाने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं अब न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता होने को 1 महीना गुजर चुका है और पुलिस को लगता है कि वो अब जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें ऑफिशियली ढूंढना बंद कर दिया है। एमा के दोस्तों को अभी भी लग रहा होता है कि एमा और डीन अभी भी जिंदा हैं और बारबरा को भी वैसा ही लगता है। वह जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बेटी एमा को ढूंढने फिर से निकल जाती है और दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पर्ची बांट रहे होते हैं जिन पर एमा और डीन के बारे में जानकारी दी हुई होती है। ये सब कुछ करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब करके देख लिया है पर फिर भी एमा और डीन नहीं मिल रहे हैं। शायद अब घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है जिसके बारे में उसकी मां ने उसे बताया था। वह बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते समय दिखती है पर डीन ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ उन्हें कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत एनवायरनमेंट के मजे लेने लगते हैं। वो समुद्र में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब भी उनका मन करता है वो तूफान और भूकंप के मजे लेते रहते हैं। अब यह सब कुछ होने के बाद एमा डीन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। तो डीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। डीन जानता था कि एमा के लिए यह सब कुछ पहली बार था, तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा। तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई थी। इसके बाद एमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करना है। तो डीन कहता है कि ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं। डीन जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा की बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है पर उसे वो नहीं मिलती। तब तक वो प्लेन उनसे बहुत दूर चला जाता है। फिर वो दोनों फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगते हैं पर वो भी नहीं मिलती। तब एमा को लगता है कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत जाते हैं पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा होता है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया होता। दोनों झोपड़ी में बैठकर बात करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज आती है। डीन उस जानवर को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। अम्मा को डीन की चिंता होने लगती है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं डीन जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहां एक ब्लैक पैंथर होता है। उसे देखते ही वो भागने लगता है
और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। और एम्मा भागती हुई जब डीन के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि एम्मा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। वहीं एम्मा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और यहीं अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन एम्मा को उल्टियां होने लगती है तो डीन ये देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो एम्मा कहती है कि नहीं, उल्टियां बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद एम्मा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एम्मा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती हैं। जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहां पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है। वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वही फ्लेयर गन भी होती है जो उस दिन डीन को नहीं मिली थी। जब एम्मा बंदर को अकेला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है। इसी बीच ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और एम्मा गन लोड करके फायर करती है। हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और फिर वहां से दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। आखिरकार 3 महीने बाद दोनों वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर एम्मा और डीन के दोस्त और पेरेंट्स उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। घर आने के बाद उसी रात डीन एम्मा से मिलने जाता है। दोनों बातें करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। डीन एम्मा को किस करने वाला होता है, पर एम्मा मना कर देती है और कहती है कि हर 10 मिनट में उसके पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें अब यहां से चले जाना चाहिए। वो ये भी कहती है कि उनके आने की खुशी में उसके पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है जिसमें तुम्हें भी आना है। अगले दिन पार्टी में सब जमा होते हैं और पेरेंट्स बच्चों के वापस आने पर सबको कुछ कहते हैं। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो, तो डीन कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। फिर डीन एम्मा को अपने साथ आने का इशारा करता है, लेकिन एम्मा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है। ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। एम्मा आइलैंड से वापस आने के बाद बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अब भी अकेला ही रहता है। जब भी एम्मा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो बस एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। कुछ दिन बाद एम्मा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन कॉल नहीं उठाता।